नमस्कार। 1990 के दशक का शुरुआती समय देश की राजनीति में ये मंडल कमंडल का दौर था। लेकिन यूपी के कानपुर देहात में ये बंजर पड़ी जमीन को कब्जाने का दौर था। मुलायम सिंह यादव और काशीराम उत्तर प्रदेश की राजनीति में पैर जमा चुके थे और उनकी छाया में पिछड़े समाज के कई इलाकाई नेता तेजी से उभरे और विधायक सांसद बने। इस दौरान इन नेताओं पर खाली पड़ी बंजर जमीन कब्जाने का आरोप भी लगा। इलाके में अच्छी खासी संख्या में होने के बावजूद ब्राह्मणों की जमीन खिसक रही थी। यही वजह रही कि बंजर जमीन के साथ साथ राजनीतिक जमीन कब्जाने और इलाके में पिछड़ों की हनक कम करने के लिए विकास का सहारा लेना पड़ा। कानपुर देहात के चौबेपुर इलाके का बिकरू गांव गांव के ही एक लड़के ने अपने साथियों के साथ मिलकर पड़ोस के गांव दिब्बा निवादा के कुछ लोगों के साथ मारपीट की। लड़का ब्राह्मण समुदाय से था तो दूसरे पक्ष के लोग पिछड़े वर्ग से थे। मारपीट की इस घटना ने लड़के को इलाके का जाना पहचाना नाम बना दिया। बीते 3 दिनों से जो एकमात्र नाम यूपी पुलिस की हिट लिस्ट में घूम रहा था, उसकी कहानी यहीं से शुरू होती है। ये कुख्यात अपराधी विकास दुबे की कहानी है। उस समय हिंदी दैनिक अमर उजाला में रिपोर्टर रहे अंशु मिश्रा बताते हैं कि ये राजनीति का वो दौर था जिसमें पिछड़ों की राजनीति तेजी से बढ़ रही थी। मंडल पॉलिटिक्स अपने पीक पर थी और ब्राह्मण अपने आप को थोड़ा आइसोलेट महसूस करने लगे थे। उसी समय एक दबंग ब्राह्मण लड़का उभरा तो ब्राह्मण के एक वर्ग को लगा कि हाँ, कोई तो जिसमें है जिसमें लोग घबराएंगे। द लल्लन टॉप की खबर के अनुसार विकास पर सबसे पहले नजर पड़ी पूर्व विधायक नेकचंद पांडे की। विकास मारपीट करता, छोटे मोटे अपराध करता, रंगदारी वसूलने के लिए लोगों को धमकाता और पुलिस पकड़कर थाने ले जाती, फिर छोड़ देती। धीरे धीरे इसने 4-5 लोगों की अपनी गैंग बनाई। नाम रखा बुलेट गैंग, क्योंकि इसके सारे साथी बुलेट से ही चलते थे। द लल्लन टॉप से बातचीत में एक ग्रामीण ने बताया था कि इसकी उम्र 17 से 18 साल के ही लगभग रही होगी। अपने 4-5 दोस्तों के साथ मिलकर इसने सबसे पहले एक बारात लूटी थी। 1990 में ही बिकरू गांव में झुन्ना बाबा का कत्ल हो गया। कहते हैं कि ये कत्ल विकास दुबे ने ही कराया था। झुन्ना बाबा की 18 बीघे की जमीन पर कब्जे के लिए मामले में रिपोर्ट भी दर्ज हुई, लेकिन बाद में वापस ले ली गई। यहीं से विकास चौबेपुर विधानसभा से चुनाव लड़ने वाले हरिकिशन श्रीवास्तव का हाथ थाम लेता है। हरिकिशन के संरक्षण में उसने वसूली और जमीन पर कब्जा का काम और तेज कर दिया। प्रांशु मिश्रा बताते हैं वो जो एरिया है कानपुर देहात का, वहाँ ब्राह्मण भी हैं और बैकवर्ड भी हैं। ब्राह्मण चेहरे के तौर पर कई दलों के नेता इसे संरक्षण देते रहे। अलग अलग दलों के अलग अलग नेताओं ने इसे काफी समय तक यूज किया। वो जो दौर था उसमें क्या था कि लोग क्राइम में आते और काफी प्राउड भी फील करते थे। इनमें रंगबाजी होती थी कि पहचानो हमको, हम माफिया हैं। उस समय में पूर्वांचल से लेकर पूरे यूपी में कई ऐसे लड़के निकले थे जो आगे विधायक सांसद बन गए। विकास दुबे ने राजनीति में एक्सपेरिमेंट तो किया, लेकिन खुद पॉलिटिशियन नहीं बन पाया। अपना लोकल लेवल पर रंगबाजी करते हुए जमीनों पर कब्जा और वसूली का काम करता रहा। 1996 में हरिकिशन श्रीवास्तव बसपा से विधानसभा का चुनाव लड़े। सामने थे बीजेपी के संतोष शुक्ला। रिजल्ट आया तो हरिकिशन श्रीवास्तव 1200 वोटों से चुनाव जीत गए। चुनाव जीते तो विजय जुलूस निकला और इसी विजय जुलूस के दौरान दोनों प्रत्याशियों के समर्थक आपस में भिड़ गए। कहते हैं कि हरिकिशन के विजय जुलूस की कमान संभाल रहे विकास दुबे ने लल्लन वाजपेयी के भाई को बहुत बुरी तरह से पीटा था। लल्लन वाजपेयी इस चुनाव में संतोष शुक्ला के साथ थे। लल्लन और विकास कभी एक साथ ही थे, लेकिन बाद में अलग हो गए। संतोष शुक्ला के भाई मनोज शुक्ला से मीडिया ने जब बात की तो उन्होंने इस रंजिश की कुछ परतें उधेड़ी। वे कहते हैं कि संतोष शुक्ला और विकास दुबे की सीधी लड़ाई नहीं थी। 1996 में संतोष शुक्ला जिला अध्यक्ष हुआ करते थे। तब लल्लन वाजपेयी को उन्होंने ही शिवली नगर पंचायत अध्यक्ष चुनाव का बीजेपी से टिकट दिया था।
चुनाव हुआ, लल्लन वाजपेयी चेयरमैन हो गए, लल्लन वाजपेयी नेता हुए तो उनकी सह पर इलाके में उगाही शुरू हो गई। इस उगाही को लेकर लल्लन वाजपेयी और विकास दुबे में विवाद शुरू हो गया। कई बार मारपीट हुई, विवाद बढ़ता चला गया। 12 अक्टूबर 2001 को विकास दुबे ने लल्लन वाजपेयी के यहाँ हमला कर दिया। लल्लन वाजपेयी थे बीजेपी के आदमी और लल्लन वाजपेयी ने उस समय के राज्य मंत्री संतोष शुक्ला को फोन किया कि इन लोगों ने हमें घेर लिया, 12-15 लोग हैं, कट्टे वगैरह के साथ हैं। संतोष शुक्ला ने कहा कि हम आ रहे हैं। वे पहले सिवली थाने गए कि फोर्स लेकर जाएंगे। सिवली थाने पर विकास दुबे और उसके लोग आ गए थे। थाने के अंदर दोनों के बीच बहस हुई, बात बढ़ी और संतोष शुक्ला पर विकास दुबे ने गोली चला दी। थाने के अंदर हत्या हुई थी। उस समय सारे पुलिस वाले मौजूद थे, लेकिन विकास दुबे को गिरफ्तार नहीं किया गया। 2002 में उसने आत्मसमर्पण किया जब मायावती उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी। संतोष शुक्ला की हत्या के बाद बसपा ने उसे पार्टी से निष्कासित कर दिया था। हालांकि विकास इस निष्कासन को दिखावटी कदम बताता था। 2002 में जब वो आत्मसमर्पण करने गया तो उसके साथ बसपा के कई नेता मौजूद थे। विकास दुबे उस वक्त ये खुलेआम कहा करता था कि मुख्यमंत्री मुझसे कभी नाराज नहीं हो सकती। उसका ये बयान उस वक्त बसपा में उसके रुतबे को दिखाता था। इस समय विकास दुबे पर 60 मुकदमे दर्ज थे। 6 बार गुंडा एक्ट, 8 बार गैंगस्टर एक्ट और 6 बार क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट और 1 बार रासुका के तहत कार्रवाई की गई थी। इसके बावजूद वो खुलेआम घूमता रहा। साल 2000 में ताराचंद इंटर कॉलेज के सहायक प्रबंधक सिद्धेश्वर पांडे की हत्या में विकास दुबे का नाम आया। इसके अलावा साल 2000 में रामबाबू यादव की हत्या के तार भी विकास दुबे से जुड़े। 2004 में केबल व्यवसायी दिनेश दुबे की हत्या में भी विकास दुबे आरोपी बना। 2018 में अपने ही चचेरे भाई अनुराग पर भी जानलेवा हमला कराने का आरोप विकास पर है। इस मामले में अनुराग की पत्नी ने विकास समेत 4 लोगों को भी नामजद किया था, लेकिन जिस मामले में उसकी तरफ से सबसे ज्यादा सिर घुमाए वो था राज्य मंत्री संतोष शुक्ला की हत्या का मामला। थाने के अंदर हुए राज्य मंत्री संतोष शुक्ला हत्याकांड में पुलिस को एक भी गवाह नहीं मिला। संतोष शुक्ला के सरकारी गनर और ड्राइवर ने भी गवाही नहीं दी। अंततः विकास दुबे इस केस से बरी हो गया। बिकरू के आसपास के गांवों में विकास दुबे का अच्छा खासा प्रभाव था। ये आसपास के गांव में पंडित जी के नाम से काफी फेमस था। लड़कियों की शादी में मदद और छोटे मोटे विवाद भी सुलझाने का काम खुद को रॉबिन हुड की तरह पेश करता था। विकास खुद प्रधान और जिला पंचायत का सदस्य रह चुका है। विकास की पत्नी ऋचा भी जिला पंचायत की सदस्य रही। बिकरू के पास के ही एक ग्रामीण ने मीडिया संस्थान से बातचीत में बताया कि विकास को राजनीतिक संरक्षण मिलने की एक बड़ी वजह यह भी है कि उसके पास तगड़ा वोट बैंक था। बिकरू के आसपास के कम से कम 25 गांव ऐसे हैं जहां ये जिसको चाहता प्रधान बना देता। एक मुश्त वोट इसके नाम पर गिरता था। सरकार चाहे किसी की भी हो, इसी वोट बैंक के सहारे विकास हमेशा राजनीतिक संरक्षण पाता रहा। विकास की पत्नी जहां से जिला पंचायत सदस्य थी वो इसके गांव से काफी दूर था, लेकिन इसके बावजूद ये वहां से जाकर जीत जाता था। बिकरू गांव 80% खाली हो चुका है। अधिकतर घरों में ताला बंद है। जो खुले हैं उनमें भी या तो बुजुर्ग हैं या महिलाएं। 4 जुलाई 2020 को पुलिस ने विकास का पूरा घर ढहा दिया, सारा सामान तहस नहस कर दिया, लेकिन कोई गांव वाला झांकने तक नहीं गया। जबकि ये वही गांव है जिसके नाम का पूरे इलाके में कभी एक दहशत हुआ करती थी। बिकरू के पड़ोसी गांव के एक दूसरे ग्रामीण बताते हैं पूरा गांव हमेशा इसके सपोर्ट पे रहता था। इसकी वजह यह है कि बाहर इसने कितनी भी बदमाशी गुंडागर्दी की हो, लेकिन गांव में हमेशा लोगों की मदद ही की। बिकरू के अलावा आसपास के गांव के लोग भी विकास दुबे का नाम लोगों को धमकाने के लिए करते थे। जैसे कभी किसी से कोई बात हो जाए, बहस हो जाए और कोई कह दे कि हम बिकरू के रहने वाले हैं, तो सामने वाला गांव का नाम सुनकर बहस खत्म कर देगा। ये उसकी स्थिति थी।
गांव का हर लड़का किसी न किसी तरह से विकास दुबे से जरूर जुड़ा हुआ करता था। यही वजह है कि बोलने वाले तो पूरे गांव को बदमाश बोलते हैं। ऐसा नहीं है कि बिकरू में पुलिस पहले पहली बार गई थी, पहले भी आई थी, लेकिन गांव वालों का इतना तगड़ा सपोर्ट है कि कभी उसे पकड़ कर नहीं ले जा पाई। पुलिस में भी उसकी तगड़ी सेटिंग थी। पहले क्या होता था कि बदमाशों की मुखबिरी पुलिस के पास आती थी, लेकिन यहां पर क्या हुआ कि पुलिस की मुखबिरी बदमाशों के पास हो गई। 2-3 जुलाई की रात पुलिस के बिकरू गांव में आने के बारे में विकास को पूरी खबर थी। विकास के एक साथी दयाशंकर को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। दयाशंकर ने कहा कि मुठभेड़ के दौरान विकास दुबे खुद बंदूक लेकर पुलिस पर फायरिंग कर रहा था। ये बंदूक दयाशंकर के नाम पर थी। हमले के लिए विकास ने 25 से 30 लोगों को बुलाया था जिनके पास अवैध हथियार थे। दयाशंकर ने पुलिस की ओर से मुखबिरी होने के संकेत भी दिए थे। हालांकि उसने साफ साफ किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन कहा कि पुलिस दबिश से पहले विकास के पास एक फोन आया था। किसका आया यह नहीं पता, लेकिन फोन थाने से किसी का आया होगा। फोन आने के बाद वो सक्रिय हुआ। बिकरू गांव की आबादी 5,000 के लगभग है। विकास ने अपने घर के अभेद्य किला बना रखा था। घर में बंकर था जिसमें वो हथियार छुपा कर रखता था। पुलिस ने विकास दुबे के घर से भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद किया था। मुठभेड़ के दौरान बदमाशों ने 200 से 300 फायर किए थे, जिसके खोखे भी बरामद हुए थे। पुलिस जांच में सामने आया था कि बिकरू गांव में विकास दुबे ने अपने साथियों को इकट्ठा करके रात के खाने का इंतजाम किया था। पुलिस को जांच के दौरान विकास के घर से एक बड़े पतीले में करीब 20 लोगों के खाने भर के चावल और दाल के भरे हुए बर्तन मिले थे। इन बर्तनों में खाना बनकर तैयार था, लेकिन किसी ने खाया नहीं था। विकास के घर के बाहर बनी एक कोठरी में खाना बनाने का इंतजाम किया गया था। इसमें उसके ड्राइवर और साथियों ने खाना पकाया था। विकास दुबे की कहानी पुलिस, पॉलिटिक्स और अपराध की गठजोड़ की कहानी है। 3 दशक तक लगातार अपराध जगत में सक्रिय रहने के बावजूद उसे पुलिस और नेताओं का संरक्षण मिलता रहा। आपको बता दें कि 60 मुकदमे होने के बावजूद वो खुलेआम घूमता रहा। पकड़ा भी जाता तो बाहर आ जाता। यही वजह रही कि 2-3 जुलाई की रात 3 थानों की फोर्स पर तबातोड़ गोलियां बरसाने में उसे एक बार भी डर नहीं लगा। एबीपी न्यूज के अनुसार 3 जुलाई 2020 ये वो तारीख है जब कानपुर जिले के बिकरू गांव में आधी रात को विकास दुबे की गिरफ्तारी के लिए दबिश देने गई पुलिस टीम पर गोलियां बरसाई गई थी। इस घटना में 8 पुलिसकर्मी शहीद हो गए थे, जबकि कई पुलिसकर्मी घायल हुए थे। स्थानीय निवासी ने मीडिया को बताया था गांव के लगभग हर घर का कम से कम एक सदस्य ऐसा व्यक्ति है जो या तो जेल में है या हत्याकांड के बाद पुलिस द्वारा उसे बेरहमी से पीटा गया। उनमें से कई की नौकरी तक चली गई, कुछ अब काम नहीं कर पा रहे हैं। इस घटना ने हर जनजीवन को झकझोर कर रख दिया। घटना के बाद कुछ परिवार ने बिकरू छोड़ दिया। 3 जुलाई के नरसंहार के बाद लगभग 54 लोगों को गिरफ्तार किया गया था, जिनमें से अधिकतर गांव से थे और वे सभी जेल में हैं। उन्हें जमानत से वंचित कर दिया गया। पुलिस ने इस मामले में कुल 80 मामले दर्ज किए थे। 30 आरोपियों के शस्त्र लाइसेंस रद्द कर दिए गए। पुलिस मुठभेड़ में मारे गए बिकरू कांड के मुख्य सरगना विकास दुबे समेत गिरोह के अन्य सदस्यों की करीब 70 करोड़ रुपए की संपत्ति को प्रशासन ने जब्त कर ली थी। गांव में अभी भी पुलिस तैनात है। यूपी पुलिस की दर्जनों टीमें कई राज्यों, नेपाल तक में लंबा जाल बिछाने के बावजूद घटना के एक हफ्ते बाद तक विकास दुबे को पकड़ नहीं पाई। उज्जैन के महाकाल मंदिर में विकास दुबे ने कथित तौर पर खुद को सरेंडर कराया। हालांकि मध्य प्रदेश पुलिस का दावा था कि गिरफ्तार उन्होंने किया, लेकिन इस गिरफ्तारी पर संदेह जताया जा रहा है। एसटीएफ ने जानकारी दी थी कि विकास दुबे को उज्जैन से कानपुर लाया जा रहा था। कानपुर के पास ही पुलिस की एक गाड़ी अचानक हादसे का शिकार हो गई, पलट गई। इस दौरान विकास दुबे ने हथियार छीनकर भागने की कोशिश की, जिसके बाद पुलिस को आत्मरक्षा में अभियुक्त को मारना पड़ा।
ये थी विकास दुबे की क्राइम कुंडली और अंतिम यात्रा की कहानी। मिलते हैं किसी अन्य स्टोरी के साथ। आपने अगर अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तत्काल कर लीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूलिए। अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग रहिए, सचेत रहिए, अपना ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद।